फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज से आप लोगों की सीटेट की क्लासेस शुरू हो रही है। आज आपकी पहली क्लास है। इसमें हम लोग सीडीपी के पेपर 1 पेपर 2 दोनों में पूछे गए क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, विकास की प्रक्रिया की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ पर डेवलपमेंट की बात करें, विकास की बात करें, तो ये कब से शुरू होता है, ये माँ के गर्भ से शुरू होता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तभी जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्वों वाली चीज़ें खाने को दी जाती है ताकि बच्चे का विकास सही तरीके से हो पाए। ठीक है, तो विकास कब से शुरू होता है, माँ के गर्भ से शुरू होता है और कब तक चलता रहता है, तो जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती, यानी कि जीवन पर्यंत में जो है हम कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा आता है कि विकास क्या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ बिल्कुल, विकास क्या एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या रखा है, यह प्रक्रिया बचपन तक सीमित है। नहीं, ठीक है, ये तो माँ के गर्भ से शुरू हो रही है और मृत्यु तक चल रही है। ठीक है, बचपन तक सीमित नहीं हो जा रही है। तो ये बात आपके यहाँ पर गलत दे रखी है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो आपका किसी भी हालत में नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर इस ऑप्शन में भी फर्स्ट दे रखा है, इस ऑप्शन में भी फर्स्ट दे रखा है, तो ये दो ऑप्शन आपके यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएंगे। सेकंड क्या दे रखा है, यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया। बिल्कुल सही बात है, मैंने अभी वही चीज़ आप लोगों के साथ में डिस्कस की कि माँ के गर्भ से शुरू होती है और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती, यानी कि जीवन पर्यंत में चलती रहती है। ठीक है, तो सेकंड तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होना ही चाहिए, जो कि आपके थर्ड ऑप्शन में भी दे रखा है और फोर्थ ऑप्शन में भी दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन क्या दे रखा है, इसकी शुरुआत जन्म के समय होती है। नहीं, इसकी शुरुआत कब से होती है, जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं। ठीक है, जन्म के समय नहीं होती है, जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं तभी से इसकी शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ पर ये बात भी गलत दे रखी है, यानी कि थर्ड ऑप्शन भी हमारा हो जाएगा गलत। इसकी शुरुआत गर्भधारण के समय होती है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन जो है हो जाएगा सही, जो कि आपको दे रखा है फोर्थ वाले ऑप्शन में। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, बच्चों के विकास के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, ऑप्शन क्या रखा है, विकास एक सहज रूप से होने वाली प्रक्रिया है किंतु इसे सुशासित करने के लिए उपयुक्त परिवेश का होना आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए जो हमारा डेवलपमेंट होता है, ठीक है, जो हमारा विकास होता है, ये किन कारणों से होता है, ठीक है, किस तरीके से होता है, तो इसके पीछे कारण क्या होता है, हमारे हेरिडिटी और हमारा इन्वायरमेंट। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, जो हमारी आनुवंशिकता होती है, जो कि हमारे पेरेंट्स के थ्रू, ठीक है, या फिर हमारे जो दादा दादी होते हैं, जो नाना नानी होते हैं, उनके थ्रू मिलती है। वो क्या होती है, हमारी आनुवंशिकता, जो कि जन्मजात होती है। ठीक है, और उसका हम भरण पोषण कहाँ पर करते हैं, यानी कि उसको जो है विकसित कैसे करते हैं अपने इन्वायरमेंट में, यानी कि जिस तरीके के आप इन्वायरमेंट में रहते हैं उसी तरीके का आपका डेवलपमेंट होने लगता है, क्योंकि इन्हीं दोनों का परिणाम क्या होता है, हमारा विकास। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ बच्चे शिक्षित इन्वायरमेंट में रहते हैं तो उनके जो बोलने का तरीका होता है, रहने का जो कौशल होता है वो उसी तरीके का होता है। ठीक है, वहीं पर अगर कुछ बच्चे बात करें जो गाली गलौज के माहौल में रहते हैं या फिर जो एक तरीके से ख़राब माहौल में रहते हैं, तो फिर उनकी जो लैंग्वेज होती है, जो उनके रहने का कौशल होता है, वो उस तरीके का डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इन्वायरमेंट होता है, साथ ही साथ जो हमारी हेरिडिटी होती है, क्योंकि जो हेरिडिटी होती है वो देखिए जन्मजात होती है, बिल्कुल फिक्स्ड होती है। इसको हम विकसित कहाँ पर करते हैं, अपने इन्वायरमेंट में ही करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को अच्छा इन्वायरमेंट दीजिए, बच्चे के सामने गलत शब्दों का यूज़ मत कीजिए, क्योंकि बच्चा इन्वायरमेंट से बहुत सारी चीज़ें सीख लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि जो हमारा विकास होता है ये सहज रूप से होने वाली प्रक्रिया, यानी कि अपने आप ही होता है, किंतु इसे सुशासित करने के लिए, ठीक है, यानी कि अगर हम एक बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट देते तो बच्चे का विकास सही डायरेक्शन में होने लगेगा। सुशासित करने के लिए उपयुक्त परिवेश का होना आवश्यक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विकास वंशानुगत कारकों द्वारा पूर्व निश्चित होता है, वह इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। ये बात पूरी तरीके से गलत है। अगर हम बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट दे दें, ठीक है, तो जो बच्चे का विकास है वो सही डायरेक्शन में होने लगेगा। तो ये बात गलत है कि हम इसको बदल नहीं सकते। ठीक है, आनुवंशिकता के विकास में कोई भूमिका नहीं होती है। नहीं, जो हमारी हेरिडिटी होती है ये इंपॉर्टेंट होती है हमारे विकास में। बिना हेरिडिटी के हमारा विकास ही नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कुछ बच्चे होते हैं जिनको कि जन्मजात ही कोई विकार होता है, ठीक है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, तो अगर हम उनको कितना भी अच्छा इन्वायरमेंट देते हैं, जो उनको जन्मजात विकार है वो सही नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही अपनी अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये बात भी गलत है। विकास की प्रक्रिया शैशवावस्था के चरण के बाद ही प्रारंभ होती है। मैंने क्या बोला, फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया कि जो विकास होता है माँ के गर्भ से शुरू होता है। ठीक है, शैशवावस्था के चरण के बाद से होने वाली प्रक्रिया नहीं है, माँ के गर्भ से शुरू हो रही है और मृत्यु तक चल रही है। ठीक है, तो ये भी बात गलत है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से
कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होती है, ठीक है। परिवार की शैलियाँ, बिल्कुल सही बात है कि किस तरीके की परिवार की शैलियाँ हैं, ठीक है। बच्चे की परवरिश किस तरीके से की जा रही है, ठीक है। उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया जा रहा है या फिर नहीं दिया जा रहा है, उसके सामने ही गाली गलौज किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ साथ अनुवांशिकी ढांचा संरचना, यानी कि बच्चे को हेरिडिटी किस तरीके से जो है मिली हुई है उसके फैमिली मेम्बर्स के थ्रू, ठीक है, उसके पेरेंट्स के थ्रू, ठीक है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है। विद्यालयी अनुभव, अब देखिए यहाँ पर जो बच्चे के विद्यालयी अनुभव होते हैं, यानी बच्चे ने जो अपने स्कूल में अनुभव किया, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा जो है स्कूल जाना ही नहीं चाहता हो, क्योंकि उसने जो है देख लिया हो कि जो टीचर है वो बच्चों की पिटाई कर रहे हैं, बच्चों को डांट रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे के अंदर डर का माहौल पैदा हो जाता है, ठीक है। तो जो स्कूल का इन्वायरमेंट होता है ये भी बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बहुत प्रभावित करता है। अगर उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाएगा, ठीक है, इंटरेस्टिंग भरा इन्वायरमेंट दिया जाएगा, बच्चे के सामने अच्छी अच्छी चीज़ें प्रस्तुत की जाएंगी, ठीक है। यानी जिस तरीके जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जिस तरीके से सिखाना होता है ना, जैसे कि आपने देखा अगर जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनको प्ले वे में भेजा जाता है, ठीक है, या फिर उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो खिलौने वगैरह होते हैं, ठीक है। इससे बच्चे गिनती पहाड़े भी सीखते हैं, आपके इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, वेकेश आ जाता है, ठीक है, और भी चीज़ें होती हैं इनका यूज करके जो टीचर होते हैं बच्चों को सिखाते हैं, तो उसमें बच्चों को इंटरेस्ट भी आता है, मज़ा भी आता है, बच्चे जो चीज़ों को सीखते भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से बच्चे को सिखाना है, ऐसा नहीं कि मार पीट कर लिए वहीं पर, है ना। तो ये आपका इंपॉर्टेंट होता है। व्यक्तिगत रुचि, वही मैंने आप लोगों को बोला कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में, आप वो चीज़ देखिए, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग जो है बच्चे को चीज़ें प्रोवाइड कीजिए, बच्चे किस तरीके से सीखना चाह रहे हो, कि हर बच्चे के सीखने की जो शैली होती है वो अलग अलग होती है। तो ये देखिए चारों ही फैक्टर बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। तो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन यानी जो चेंज होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि जो बच्चे का विकास होता है वो हर दूसरे बच्चे का अलग अलग होता है, हर बच्चे के सीखने का जो समझने का जो तौर तरीका होता है दूसरे बच्चों से अलग होता है, ठीक है। तो सभी सांस्कृतिक में सार्वभौमिक समान गति से होते हैं नहीं, ठीक है। बच्चे की संस्कृति जो है कि जिस तरीके की होगी उसका विकास भी उसी तरीके का होगा, ठीक है। जैसे कि आपकी संस्कृति में हो सकता है कुछ चीज़ें सही हों, ठीक है, बट वही चीज़ें दूसरी संस्कृति को गलत लग सकती हैं, ठीक है। वही रूल रेगुलेशन जो है दूसरी संस्कृतियों में गलत लग सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ क्या है कि जो लड़कियाँ हैं वो जो है साड़ियाँ पहनती है, सूट पहनती है, सलवार पहनती है, ठीक है, जो भारतीय संस्कृति है। बट वेस्टर्न कल्चर में अगर हम चले जाएँ तो वहाँ पर बहुत छोटे छोटे कपड़े पहने जाते हैं, ठीक है। तो वो उनकी संस्कृति के लिए सही है और हमारी संस्कृति के लिए ये सही है, ठीक है। बट यहाँ पर जो है हो सकता है कि कई लोग, ठीक है, उनकी संस्कृति को गलत बोलें, या फिर वहाँ की जो संस्कृति के लोग हैं वो हमारी संस्कृति को गलत बोलें, ठीक है। तो ये सबकी अपनी अपनी संस्कृति है, अपने अकॉर्डिंग वो चीज़ों को फॉलो करते हैं, ठीक है। ये सार्वभौमिक नहीं हो सकती, ठीक है, समान गति नहीं हो सकती। सब जो व्यक्ति होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग ही चीज़ों को फॉलो करते हैं, जिस इन्वायरमेंट में वो रहते हैं उसी अकॉर्डिंग चीज़ों को फॉलो करने लगते हैं। तो ये सार्वभौमिक नहीं है, सबके सोचने समझने तर्क करने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। इवन जो ट्विन बच्चे होते हैं, जो जुड़वा बच्चे होते हैं, उनके भी सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो सेम नहीं होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये बात आपके यहाँ पर गलत है। एक आयामी और रेखीय होता है। देखिए जो हमारा डेवलपमेंट होता है ना, जो हमारा विकास होता है ये मल्टी डायमेंशनल होता है, यानी कि कई पक्षों में होता है। जैसे कि हमारा फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, इसके बारे में हम लोग आगे पूरा डिटेल में थ्योरी क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट होता है, शारीरिक विकास होता है, इसके साथ साथ हमारे दिमाग का विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, इसके साथ साथ हमारा जो है सोशल डेवलपमेंट होता है, यानी कि सामाजिक विकास होता है। हम समाज में किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, किस तरीके से अपने भाई बहन से बात करते हैं, किस तरीके से अपने टीचर से बात करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम कहाँ से सीखते हैं, अपने सोसाइटी से तो सीखते हैं, समाज से तो सीखते हैं। इसके साथ साथ में हमारा इमोशनल डेवलपमेंट होता है, यानी कि हमारा गात्मक विकास होता है, या फिर इसी को हम लोग भावनात्मक विकास के नाम से भी जानते हैं। यानी कि कहाँ पर रोना है, कहाँ पर हंसना है, ठीक है, कहाँ पर जो है गुस्सा होना है, ये सारी चीज़ें हमें पता होती है, जिससे जैसे हमारा विकास होता चला जाता है, ठीक है। बट जो छोटे बच्चे होते हैं उनको थोड़ी पता होता है, उनको कहीं पर भी भूख लग जाएगी वो रोना शुरू कर देंगे, उनको बस खाने से मतलब है, ठीक है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं अभी उनके अंदर जो है उस तरीके की चीज़ें विकसित नहीं हुई रहती हैं जिस तरीके से बड़ों के अंदर विकसित हो जाती है, क्योंकि विकास समय के साथ ही अनफोल्ड होता है आपका, है ना। तो यहाँ पर ये क्या होते हैं, विकास के आयाम होते हैं। विकास आपका कई बच्चों में होता है, ठीक है, और लीनियर नहीं होता है, रेखीय नहीं होता है। आप कोई भी चीज़ मतलब एक लीनियर वे में नहीं सीख सकते हैं, स्पायरल होता है, कभी कम तो कभी ज़्यादा आप सीखते रहते हैं, ठीक है। लीनियर ऐसा नहीं कि एक समान गति से सब कुछ सीखते चले जाते हैं, ये आपका नहीं होता है ना। तो ये भी गलत है। वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतर्क्रिया, बिल्कुल सही बात है। वही तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है, ठीक है, इसके अंदर मतलब हमारे
जो बॉडी होता है या फिर जो हमारे सोचने समझने की जो क्षमता होती है, उन सभी में चेंज क्यों आते हैं, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग क्यों होता है। दो ही कारण होते हैं, या तो हमारी हेरिडिटी या तो हमारा इन्वायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर इन्हीं दोनों का परिणाम क्या होता है, इन्हीं दोनों की वजह से क्या होता है, हमारे अंदर चेंज आते हैं। ठीक है, हमारे सोचने समझने तर्क करने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है दूसरे व्यक्तियों से। तो यहाँ पर इन्हीं दोनों का परिणाम होता है हमारा हेरिडिटी और हमारा इन्वायरमेंट की वजह से क्या होता है, हमारा विकास होता है या फिर जो भी हमारे अंदर चेंज आते हैं। ठीक है, अपरिवर्तनीय है और पैर की उंगली से सिर तक आगे बढ़ता है। देखिए जो हमारा विकास होता है इसमें हम समय के साथ मतलब चेंज कर सकते हैं, चेंजेबल होता है। ठीक है, परिवर्तनीय होता है। ठीक है, रिवर्सिबल नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका विकास, जैसे कि आज आप जो है 22 साल के हैं। ठीक है, तो अगर आप सोचें कि अब मैं 10 साल का हो जाऊं तो ये आप नहीं कर पाएंगे, यानी कि आप रिवर्स पीछे नहीं जा सकते। हाँ ठीक है, बट इसमें चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो गलतियां आपने 21 साल में की वो आप 22 साल में मत करिए, 23 साल में मत करिए। ठीक है, तो आपने क्या किया, अपने अंदर चेंज लाया, परिवर्तन लाया। ठीक है, तो आप अपने विकास में चेंज कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, बट उसको रिवर्स नहीं कर सकते। जो पीछे गलतियाँ हो चुकी हैं आप उनको जो है, अगर आप चाहो कि वहाँ पर हम जाकर के उसको संशोधित करें तो वो नहीं हो पाएगा। आगे आप उन गलतियों को करने से बच जरूर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और ये पैर की उंगली से सिर तक नहीं होता है। ठीक है, सिर से पैर की तरफ होता है। ये आपका विकास का सिद्धांत भी होता है, सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल, जिसे हम लोग सिरसिरामी सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। एडिशन और रीजन वाला क्वेश्चन है, सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों में गुजरते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब देखिए जो संस्कृति होती है, जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो एज होती है वो सेम नहीं होती सभी बच्चों के लिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर हर बच्चे की, मैंने बताया, सोचने समझने तर्क करने की क्षमता है, उसके साथ साथ कुछ बच्चे होते हैं जो कि आपके 8 से 9 महीने में ही चलना भी सीख जाएंगे, बोलना भी सीख जाएंगे, उनके जो दांत वगैरह होते हैं वो भी आ जाते हैं। ठीक है, बट वहीं पर कुछ बच्चे होते हैं इनके कि 11 महीने में दांत आते हैं, 11 महीने में चलना सीखते हैं, 2 साल में चलना सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हर बच्चे की जो एज होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है कि एक समान होती है। ठीक है, या फिर एक ही उम्र में वो चीज़ों को सीखते हैं, तो ये बात गलत है। ठीक है, तो एडजशन तो आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दोनों सही है, दोनों सही है, तो ये ऑप्शन तो पहले ही कट जाएंगे। ए सही है तो ए तो हमारा सही है ही नहीं, है ना, तो ये भी कट जाएगा। तो हम बिना रीजन देखे भी अपने ऑप्शन तक पहुँचेंगे। तो कई सारे क्वेश्चन आपको सीटेट के एग्जाम में इस तरीके के भी देखने को मिलेंगे, इसमें कि आप रीजन को अगर रीड भी ना करो तो भी अपने करेक्ट ऑप्शन तक पहुँच सकते हैं। सभी क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, बट हाँ कुछ क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो जिन क्वेश्चनों में आपके टाइम बच सकते हैं, ठीक है, आप वहाँ पर टाइम बचे। देखिए यही होता है आपका टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, कि कहाँ पर आपको टाइम बचाना है, कहाँ पर लगाना है। बाकी जब मैं अभी क्लासेस डिस्कस करूँगी और तो उसमें और भी डीपली हम लोग समझेंगे सारी चीज़ों को। ठीक है, बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है, बिल्कुल गलत बात है। बचपन सार्वभौमिक नहीं होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो है 5 से 6 साल की उम्र में ही आपको रोड पे देखने को मिल जाएंगे, कुछ बैलून बेचते हुए देखने को मिल जाएंगे, कुछ और चीज़ें बेचते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, या फिर आप देखे होंगे जो कुछ बच्चे होते हैं, ठीक है, 5 से 6 साल की उम्र में ही महंगी महंगी गाड़ियों में बैठ करके जाएंगे अपना स्कूल, मस्त खा पी के, ठीक है, पढ़ाई करके वापस आएंगे, उनको अच्छी अच्छी चीज़ें दी जाती हैं। ठीक है, वहीं पर कुछ बच्चे होते हैं जो कि बिना कपड़ों के भी घूमते रहते हैं रोड पे। तो क्या बचपन सभी के लिए एक समान है, सार्वभौमिक है? नहीं। ठीक है, हर बच्चे की जो बचपन होता है वो अलग अलग होता है। हर बच्चे की जो है जो इन्वायरमेंट उसको मिल रहा है, जो उसको परवरिश मिल रही है वो अलग अलग मिल रही है। तो बचपन कभी भी सार्वभौमिक नहीं होता है। ठीक है, एक आयामी होता है? नहीं, एक आयामी नहीं होता है, बहुआयामी होता है। तो दोनों बातें आपके यहाँ पर गलत है। तो ए और आर क्या है, दोनों ही गलत है। तो क्योंकि फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए सभी बच्चे एक ही ईयर में, ठीक है, कोई बच्चा 3 साल का है, ठीक है, या फिर ये भी बच्चा मान लीजिए कि तीनों बच्चे जो है 3-3 साल के, ठीक है, ये भी 3 साल के, ये भी 3 साल के, हालांकि 3 साल के हैं नहीं, ठीक है, बट मान लीजिए 3-3 साल के बच्चे, और ये बच्चा देखिए 3 साल में इतना ही, मतलब इसकी हाइट वगैरह बढ़ी, ठीक है, इस बच्चे की 3 साल में इतनी ही बढ़ी, इस बच्चे की 3 साल में इतनी ही बढ़ी। तो जो हाइट भी होती है ना, उसमें भी आपको कुछ चीज़ें चेंज देखने को मिल सकती है। कोई लंबा होता है तो कोई छोटा होता है, ठीक है, तो ये हेरिडिटी के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे फैक्टर होते हैं, सार्वभौमिक नहीं होता है। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये क्वेश्चन मतलब इसी टाइप के ऑप्शन हम लोगों ने डिस्कस किए हुए थे। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत अनुदेशित करता है कि विकास, ठीक है। अब देखिए जो विकास के प्रिंसिपल होते हैं, मतलब इसमें कई सारे प्रिंसिपल आपके देखने को मिल जाएंगे, बट इसमें 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है आपका सेफलोकॉर्डल, एक होता है प्रॉक्सिमल डिस्टल, ठीक है। तो दोनों बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर पूछा है शीर्षगामी सिद्धांत, यानी कि सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल की बात हो रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है।
ये क्या कहता है कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है, सिर से पैर के अंगूठे की तरफ होता है, यानी कि हेड टू टो होता है। यानी जो बच्चे होते हैं, जैसे कि आपने देखे होंगे 2 से 3 महीने तक के बच्चे या फिर 1 से 2 महीने तक के बच्चे, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, जब भी उनको उठाते हैं तो हल्का सा मतलब पीछे, सर के पीछे हाथ लगाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं कि अभी बच्चे का जो उसके सिर पे कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर आप हाथ लगाते हैं हल्का सा, ठीक है, जो भी व्यक्ति उनको उठाता है। तो यहाँ पर क्यों लगाया जाता है वो, ताकि बच्चे का भी सिर पे कंट्रोल नहीं आया है, ठीक है, बच्चे के सिर इधर उधर हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसलिए लगाया जाता है ताकि बच्चे के सर को हम संभाल पाएँ, ठीक है। फिर जैसे जैसे बच्चे का डेवलपमेंट होता चला जाता है, विकास होता चला जाता है, 3 से 4 महीने में, 5 से 6 महीने में बच्चे के जब भी आप उठाएंगे उसको, तो उसके पीछे आपको सर के पीछे हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी, ठीक है। आपको लगेगा कि बच्चा अपने सर पे कंट्रोल कर ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये प्रिंसिपल है वो यही कहता है कि सबसे पहले बच्चा अपने सिर पे कंट्रोल करना सीखता है, उसके बाद में अपनी भुजाओं पे कंट्रोल करना सीखता है, अपने हाथ पैर पे कंट्रोल करना सीखता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर से पैर की अंगूठे तक विकास होता है। बात कौन कहता है, विकास का सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल कहता है। तो यहाँ पर आपका जो है कौन सा ऑप्शन चाहिए होगा, सिर से पाँव की ओर बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट ही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जटिल से सरल की ओर बढ़ता है, नहीं, देखिए जो हमारा विकास होता है, ठीक है, ये भी आपका एक प्रिंसिपल है, ये सरल से जटिल की तरफ चलता है, ठीक है, यानी कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलता है। इसका मतलब क्या होगा, जैसे जो जनरल एक्टिविटी होती है, जो सामान्य गतिविधियाँ होती हैं, पहले हम उन्हीं को करना सीखते हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि बच्चा जन्म लिया तुरंत साइकिल चलाना स्टार्ट कर दिया, नहीं, पहले हम बैठेंगे, फिर उसके बाद में रेंगते हैं थोड़ा बहुत बच्चे, ठीक है, उसके बाद में खड़ा होते हैं, चलते हैं, ठीक है, उसके बाद में जो है अपना साइकिलिंग वगैरह सीखते हैं धीरे धीरे करके, ठीक है, फिर हाथ छोड़ के भी साइकिल चलाना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो ये एक स्पेसिफिक जटिल कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो गया जो कि बच्चा बाद में सीखता है। पहले तो वो जनरल एक्टिविटी ही सीख रहा है ना, सरल जो गतिविधियाँ उन्हीं को सीख रहा है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर नहीं होगा। विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है, नहीं, सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलता है, ठीक है। वही मैंने बताया, जो सामान्य गतिविधियाँ होती हैं पहले बच्चा उनको करना सीखता है, उसके बाद में जो विशिष्ट चीज़ें होती हैं, ठीक है, बिना हैंडल के साइकिल चलाना, ठीक है, या फिर बाइक चलाना, इस तरीके की चीज़ें भी देखने को मिलती है। तो एक स्पेसिफिक विशिष्ट एक्टिविटी होगी जो कि जब आपका डेवलपमेंट हो जाता है, जब आपका विकास हो जाता है, तब आप सीखते हैं। तो ये भी नहीं होगा। बाह्य से केंद्र की ओर बढ़ता है, यही है आपका प्रॉक्सिमल डिस्टल प्रिंसिपल, जो कि क्या कहता है, केंद्र से बाह्य की तरफ बढ़ता है। यहाँ पर उल्टा दे रखा है, ठीक है। ये क्या कहता है कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है बॉडी के सेंटर से शुरू होता है, ठीक है, मध्य भाग से शुरू होता है और बाहरी भाग की तरफ चलता है। यानी हमारी बॉडी का सेंटर क्या होता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, यहाँ से हमारा विकास शुरू हो रहा है। और जो बाहरी भाग है, यानी कि जो हमारी भुजाएं है, जो हमारा हृदय है, ठीक है, बाद में उनका विकास होता है। तो ये है आपका प्रॉक्सिमल डिस्टल सिद्धांत, यानी कि समीपस्थ दुराभिमुखी प्रिंसिपल। ये दोनों प्रिंसिपल आपके अलग अलग होते हैं, ठीक है। एक कहता है कि सिर से पैर की तरफ होता है और एक कहता है कि बॉडी के सेंटर से बाहरी भाग की तरफ होता है। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। हालांकि इसका जो आंसर है, क्योंकि यहाँ पर सिर से काम पूछ रखा है, तो आपका सिर से पैर की तरफ सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको ये चीज़ें, ठीक है, और भी डीपली पढ़नी है तो आप जो है पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं स्क्रीन पे नंबर लिख दे रही हूँ, 7706974820, ठीक है। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स वगैरह नहीं बनाना है तो नोट्स बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप एक एक पेज भी नोट्स के पढ़ेंगे तो यहाँ पर बहुत ही कम टाइम के आप जो है नोट्स कवर हो जाएंगे। हालांकि जो नोट्स वाली थ्योरी है आपकी, वो कंप्लीट मैं आप लोगों को यहाँ पर कराऊंगी, तो आप उन क्लासेस को भी देख सकते हैं। अदरवाइज नोट्स को भी परचेज कर सकते हैं, जिसका प्राइस बहुत ही कम है, और आगे जो आपके एग्जाम होंगे उसमें भी आपको नोट्स से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो CDP के नोट्स आप जो है परचेज कर सकते हैं। इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो नोट्स अभी आपके बनकर के तैयार हैं, ठीक है, बिल्कुल अपडेटेड नोट्स हैं। तो नोट्स को परचेज कर सकते हैं। उसके साथ में जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको जनवरी के एंड तक सभी जो है मिल जाएंगे, है ना। जो भी आपके लेटेस्ट वाले क्वेश्चन पूछेंगे वो भी मैंने ऐड कर दिया उसमें, ओके। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण। देखिए, जो लोग नोट्स परचेज पहले के कर रखे हैं ना, वो लोग अगर इन चीज़ों को पढ़े होंगे, उनको यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिली है। तो आपको दोबारा से नोट्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर जिनका भी एग्जाम रह गया हो 1 या 2 नंबर की वजह से, तो आपको दोबारा से नोट्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सारी चीज़ फ्री में मतलब प्रोवाइड कर दूँगी। जो लोग नोट्स परचेज कर चुके हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो लोग अभी लेंगे उनको नोट्स दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप सिर्फ ये क्लासेस देखिए, नोट्स को रीड करके, यकीन मानिए CDP में आपका यहाँ पर 29, ठीक है, या फिर 25, इससे प्लस ही नंबर आएगा, इससे कम नहीं आने वाला है। 30 नंबर की तो आपको CDP आती ही है, पूरी की पूरी सब कुछ मैंने उस नोट्स में प्रोवाइड कर रखा है। और ये क्लासेस देख लेते हैं ना, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। सब कुछ यहीं से देखने को मिल जाएगा आपको। और जो लोग अगली बार नोट्स परचेज किए थे उनको मतलब पता ही होगा कि कितनी चीज़ें आपको वहाँ से देखने को मिली है, कितनी चीज़ें नहीं मिली हैं, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल यानी कि फाइन मोटर स्किल्स की यहाँ पर बात हो रही है। सड़क पर दौड़ना, नदी में तैरना, फुटबॉल को लात मारना, धागे में मोती पुरोना। देखिए, एक होता है आपका
ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। अब ये क्या होता है, आया कहाँ से, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो ये आपका फिजिकल डेवलपमेंट, जैसे कि जो आपको मैंने विकास के आयाम बताए थे PCSC, ठीक है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो और इमोशनल, इसमें जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता है ना, जो शारीरिक विकास होता है, इसी के अंतर्गत आपका आता है ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब ही क्या होता है, आपका शारीरिक विकास, यानी जो गत्यात्मक कौशल होते हैं, जो चलते हैं, फिरते हैं, आप लिखते हैं, ठीक है, तो सभी एक्टिविटी जो है किससे संबंधित है, आपकी बॉडी से संबंधित है ना। तो इसी के अंतर्गत ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स आता है। ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होता है, जब हम किसी कार्य को, जैसे कि हम चलते हैं, फिरते हैं, तो इसमें क्या होता है, हमारी बड़ी मसल्स यूज होती हैं, ठीक है। तो जब हम किसी कार्य को अपनी बड़ी मसल्स के थ्रू करते हैं तो वो आपका ग्रॉस मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल हो जाता है, यानी कि स्थूल गत्यात्मक कौशल का एग्जाम्पल हो जाता है। बट वहीं पर जब हम किसी कार्य को अपनी छोटी मसल्स के थ्रू करते हैं, जैसे कि जब हम कुछ लिखते हैं, पेंटिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, आंखों में काजल लगाते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम किससे करते हैं, अपने फिंगर्स का यूज करके करते हैं, तो आपका फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे यही पूछ रखा है कि सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। इसमें एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सड़क पर दौड़ना, नदी में तैरना, फुटबॉल को लात मारना। तो इसमें क्या करेंगे, अपनी बड़ी मसल्स का यूज करेंगे, पूरे के पूरे अपनी पैरों की मसल्स का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सारे तो हो जाएंगे आपके ग्रॉस मोटर स्किल्स के एग्जाम्पल। फाइन का क्या होगा, धागे में मोती पिरोना, क्योंकि जब आप धागे में मोती पिरोएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी फिंगर्स का यूज करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, जो बच्ची है वो धागे में अगर मोती पिरोई हुई है तो कैसे पिरोई है, अपने धागे का मतलब अपने फिंगर्स का यूज करके, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, फाइन मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। बाकी इसके अलावा भी कई सारे जो मैंने बता रखा है, कागज़ पे कुछ लिखना या फिर ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपके फाइन मोटर स्किल्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज के कुछ क्वेश्चन। अभी मैंने क्वेश्चन जो है कम ही डिस्कस किए आप लोगों के साथ में, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें मतलब ये क्लास में भी डिस्कस कर दूंगी तो आप लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, जो लोग पहली बार स्टूडेंट का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके आप लोग साथ में यहाँ डिस्कस करूँगी, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर धीरे धीरे करके क्लियर होते चले, ठीक है। तो जो आपकी थ्योरी वाली क्लासेस है वो भी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। ये क्लास मैंने आप लोगों को इसलिए जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया, ताकि आपको पता चल सके कि सीटेट के एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं या फिर पूछे जाते हैं, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने। हालांकि जो सिलेबस वगैरह चीज़ें हैं, कहाँ से क्या चीज़ें पढ़ने, वो हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। या फिर शायद उस वीडियो को मैंने प्लेलिस्ट में ऐड नहीं कर रखा हो तो भी आप जो है चैनल पे जाइए तो आपको वहाँ पर सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल को जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है वहाँ पर तो आपको सारी क्लासेस मिल ही जाती हैं, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।